नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें। 2026 में केंद्र और राज्य सरकार कौन कौन से बड़े नियम और योजना लागू किए हैं। वर्तमान समय एलपीजी डीजल पेट्रोल की खबरें भी, साथ ही साथ आम आदमी की जिंदगी पर 1 अप्रैल 2026 से क्या असर पड़ेंगे, ये सभी एक एक करके विस्तार से। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आप किस जिला किस शहर से देख रहे हैं। पटना के मुसल्लहपुर हाट के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित भव्य शताब्दी समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रोजगार और विकास को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 5 वर्षों में रिकॉर्ड स्तर पर नौकरियां दी गई हैं। आने वाले समय में रोजगार के और बड़े अवसर पैदा किए जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मियों के लिए एक राहत भरा निर्णय लिया है। अब उच्च अध्ययन, स्टडी लीव या ट्रेनिंग पर जाने वाले कर्मचारी अपना सरकारी आवास खाली करने की अनिवार्यता से मुक्त होंगे। वे सामान्य शुल्क, लाइसेंस फीस का भुगतान कर अधिकतम 2 वर्षों तक अपने क्वार्टर में बने रह सकते हैं। बोर्ड के इस फैसले से शिक्षा या प्रशिक्षण के दौरान आवास की चिंता दूर होगी और रेल कर्मियों को अपना करियर संवारने में काफी सहूलियत मिलेगी। भाजपा ने केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए विकासिता केरलम संकल्प पत्र जारी किया है। इसके मुख्य वादों में महिलाओं को 3,000 रुपये मासिक पेंशन, गरीबों के लिए 2,500 रुपये का किराना/हेल्थ कार्ड और राज्य का पहला एम्स शामिल है। पार्टी ने सबरीमाला मुद्दे की सीबीआई जांच का वादा कर सांस्कृतिक दांव भी चला है। इस मैनिफेस्टो के जरिए भाजपा खुद को वामपंथी और कांग्रेस गठबंधन के सशक्त विकल्प के रूप में पेश कर रही है। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में बड़े फैसले लिए गए हैं। जहां एक ओर मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर 239 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहीं दूसरी ओर राज्य के कई जिलों में नए आयुष अस्पताल खोलने की मंजूरी भी मिल गई है। इन दोनों फैसलों से रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस पीआईएल को खारिज कर दिया जिसमें चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विस अधिकारियों के ट्रांसफर को चुनौती दी गई थी। ईसी ने राज्य के लिए असेंबली इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा के तुरंत बाद राज्य के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी समेत कई अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। युवा उद्यमी योजना 2026 युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए एक शानदार अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत सरकार नए उद्यमियों को न केवल तकनीकी सहयोग, टेक्निकल सपोर्ट देती है, बल्कि वित्तीय अनुदान, ग्रांट भी उपलब्ध कराती है, जिससे व्यवसाय स्थापित करना आसान हो जाता है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च थी। जो युवा इस बार मौका चूक गए हैं, वे भविष्य में नई सूचनाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी चंचल कुमार को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। मंगलवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। उनकी नियुक्ति को प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में काफी अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 13 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। नई सूची में बागदा सीट से सोमा ठाकुर को टिकट दिया गया है। पार्टी द्वारा जारी सूची के अनुसार श्यामल हाटी को हावड़ा दक्षिण, गिरिजा शंकर रॉय को नटबारी और आशुतोष वर्मा को सिताई सीट से मैदान में उतारा गया है। वहीं उत्तम कुमार बाणिक मगराहट पूर्वा, देबांगशु पांडा फाल्टा, देबाशीष धर सोनारपुर उत्तर और रंजन कुमार पॉल पंचला से चुनाव लड़ेंगे। महिला रोजगार योजना के तहत राज्य सरकार ने 25 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी महिला को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सीधे प्रदान की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जीविका जैसे स्वयं सहायता समूहों से जोड़ कर उन्हें आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। ये पहल ग्रामीण और शहरी महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में सहायक सिद्ध होगी। किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार के ठिकानों पर हुई छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जांच एजेंसियों को बड़ी मात्रा में संपत्ति और निवेश से जुड़े कागजात मिले हैं। जानकारी के मुताबिक गौतम कुमार ने कई संपत्तियां अपने नाम के अलावा अन्य लोगों के नाम पर भी ले रखी थीं। जांच में करीब 25 जमीन के प्लॉट का पता चला है।
इनमें कुछ जमीन उनकी पत्नी पूनम देवी और उनकी महिला मित्र शगुफ्ता शमीम के नाम पर भी बताई जा रही है। शगुफ्ता शमीम के घर से ही 7 जमीन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, जिनकी कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। देश में 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर सरकार ने ऐसा खाका पेश किया है जो न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि सियासी मायनों में भी बेहद अहम माना जा रहा है। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल और 4 चरणों में मुकम्मल की जाएगी, यानी हर नागरिक की जानकारी अब सीधे सिस्टम में दर्ज होगी। बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 125 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। शहरी उपभोक्ताओं के लिए यह एक सकारात्मक खबर है। हालांकि 125 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर दरों में 35 पैसे प्रति यूनिट की मामूली वृद्धि का प्रावधान किया गया है। यह बदलाव राज्य के बिजली ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। उपभोक्ताओं को सलाह है कि वे अपने बिजली बिल और नई दरों का विवरण आधिकारिक पोर्टल पर देखें। बिहार के नालंदा जिले में शीतला माता मंदिर में हुई भगदड़ में 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 8 महिलाएं शामिल हैं, जबकि एक पुरुष ने अस्पताल में दम तोड़ा। इस दर्दनाक हादसे के बाद बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और पूरी घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिहार सरकार ने चूहे, गिलहरी और अन्य कीड़े को मारने वाली खतरनाक दवा रेटॉल पेस्ट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। कृषि विभाग के इस फैसले के बाद अब इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री नहीं हो सकेगी। साथ ही आम लोगों से भी इस दवा का इस्तेमाल न करने की अपील की गई है। बिहार सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित या पात्र किसानों को अतिरिक्त आर्थिक संबल प्रदान करना है। इसके अंतर्गत किसानों को सालाना 3,000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। यह पहल राज्य के छोटे और सीमांत किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने और उनकी आय में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। धनबाद जिले के सुनारडीह ओपी क्षेत्र अंतर्गत टांडाबाड़ी बस्ती में मंगलवार शाम एक भयावह घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम करीब 5:30 बजे जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद कई घर देखते ही देखते जमींदोज हो गए। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों के मलबे में दबने की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 35 लाख परिवारों को पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में इसके लिए व्यापक सर्वे और जांच प्रक्रिया तेजी से चल रही है, ताकि केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सके। इस प्रक्रिया में आवेदकों के दस्तावेजों और वर्तमान आवासीय स्थिति का सत्यापन किया जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को सुरक्षित और स्थायी छत प्रदान करना है। अरे नहीं नहीं, लालू जी को कुछ नहीं हुआ है, हमारी तरह आप भी चौंक गए होंगे। खैर, जो लाइन आप ऊपर हेडिंग में पढ़ रहे हैं वो बात हम नहीं कह रहे। ये शब्द अल्हड़ अंदाज और बेबाक बयान के लिए मशहूर बाहुबली विधायक अनंत सिंह के हैं। कम से कम शब्दों में यदि किसी को अपनी भावनाओं सहित अपनी पूरी बात कहना सीखना है तो वो मोकामा विधायक अनंत सिंह से क्लास ले सकता है। महज 6 शब्दों में उन्होंने राजद की पूरी कहानी कह डाली है। उन्होंने न केवल आरजेडी के अस्तित्व पर सवाल उठाए बल्कि भविष्य भी बता दिया। यानी एक लाइन में उन्होंने पूरी की पूरी रामायण कह दी है। बिहार सरकार द्वारा संचालित युवा भत्ता, सेल्फ हेल्प अलाउंस योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और कुशल युवा कार्यक्रम के साथ 7 निश्चय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत पात्र युवाओं को 1,000 रुपये प्रति माह का भत्ता अधिकतम 2 वर्षों के लिए दिया जाता है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और कौशल विकास पर ध्यान दे सकें। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में चोर दरवाजे से हजारों फर्जी मतदाता बनाने की कोशिश की गई है। इस सनसनीखेज दावे के बाद बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के आदेश दिए हैं। अभिषेक बनर्जी के इस आरोप ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 की शुचिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार कांग्रेस ने अपनी जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। पिछले चुनाव में मिली हार के बाद
पार्टी ने संगठन को नीचे तक मजबूत करने के लिए जिलों की संख्या 40 से बढ़ाकर 53 कर दी है। इस बदलाव का सबसे बड़ा मकसद हर वर्ग के वोटरों तक पहुंच बनाना है। नई सूची की सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी ने 43 पुराने चेहरों को बदलकर बिल्कुल नए और युवा नेताओं को मौका दिया है। सिर्फ 10 पुराने अध्यक्ष ही अपनी कुर्सी बचा पाए हैं। 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर कैश नकद भुगतान पूरी तरह बंद किया जा रहा है। अब यात्रियों को केवल फास्टैग या यूपीआई के माध्यम से ही भुगतान करना होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य टोल बूथों पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना और यात्रा को डिजिटल और बाधा रहित बनाना है। बिना फास्टैग वाले वाहनों को भारी जुर्माना या दोगुना टैक्स देना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में मुर्शिदाबाद जिला सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा बन गया है। 2/3 मुस्लिम आबादी वाले इस जिले में इस बार हार जीत का फैसला केवल विकास के दावों पर नहीं, वोटर लिस्ट से कटे नामों और पिछले 1 साल में हुई सांप्रदायिक हिंसा की कड़वाहट पर होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद जिले के करीब 11 लाख मतदाताओं का भविष्य अधर में है, जिसने राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। इनपुट कॉस्ट यानी कच्चे माल और उत्पादन लागत में लगातार बढ़ोतरी के चलते MG मोटर, टाटा और मर्सिडीज जैसी प्रमुख कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में 2% तक की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। बढ़ती लागत का सीधा असर अब खरीदारों की जेब पर पड़ेगा। हालांकि कंपनियां इस चुनौती के बीच भी तकनीक और गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भागलपुर और दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही दिल्ली और हावड़ा के बीच भी समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। हर महीने की पहली तारीख अपने साथ रसोई गैस LPG की नई कीमतों की संभावना लेकर आती है। तेल कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों के दामों में संशोधन किया जाता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कीमतों में 20 रुपये से 50 रुपये तक की घटबढ़ संभव है। जहां कमर्शियल सिलेंडर के दाम व्यापार को प्रभावित करते हैं, वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतें सीधे आम आदमी की रसोई और बजट पर असर डालती हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार और कंपनियां आम जनता को राहत देने वाला निर्णय लेंगी। बंगाल विधानसभा चुनाव में कलिता मांझी चर्चा का विषय बनी हुई है। घरों में काम करके अपना गुजारा करने वाली कलिता, जो अपनी संघर्षपूर्ण जीवन शैली के लिए जानी जाती है, एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से टिकट दिया है। उनकी सादगी और जमीनी जुड़ाव के कारण वे एक चर्चित चेहरा बन गई हैं, जिससे क्षेत्र में चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भारत सरकार ने 60 साल पुराने आयकर कानून को बदलकर इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू किया है। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और करदाताओं के लिए सुविधाजनक बनाना है। इसमें जटिलताओं को कम किया गया है, जिससे रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। यह बदलाव अनुपालन, कंप्लायंस को बेहतर बनाने और आम लोगों को टैक्स प्रक्रिया में आने वाली मुश्किलों से राहत दिलाने के लिए एक बड़ा कदम है। जहानाबाद की 80 महिलाओं के लिए जीवन कभी चूल्हा चौकी तक सीमित था, लेकिन जीविका दीदी सिलाई केंद्र ने उनकी तकदीर बदल दी है। प्रशिक्षण पाकर अब ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और सम्मान के साथ कमाई कर रही हैं। घर की 4 दीवारी से निकलकर आर्थिक रूप से सशक्त बनी ये महिलाएं आज न केवल अपने परिवार का सहारा बनी हैं, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बन गई है। नई टैक्स व्यवस्था न्यू टैक्स रेजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की कर योग्य आय टैक्सेबल इनकम पर पूरी तरह से टैक्स छूट मिलती है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण यह सीमा प्रभावी रूप से 12.75 लाख रुपए तक हो जाती है। यानी यदि आपकी कुल सालाना आय 12.75 लाख रुपए तक है, तो नई व्यवस्था चुनने पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है। राजन्या हल्दर, जिन्हें ममता बनर्जी की करीबी माना जाता था, अब टीएमसी के लिए सिरदर्द बन गई है। टीएमसी से मतभेदों के बाद उन्होंने ममतावादी पार्टी बनाकर बगावत कर दी है। वे पश्चिम बंगाल के आगामी उपचुनावों में नैहाटी और मदारीहाट 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रही हैं। युवा चेहरे के रूप में उनकी सक्रियता और टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिशों ने सत्ताधारी दल की चुनावी गणित बिगाड़ दी है।
अब पैन कार्ड बनवाना पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। हालिया बदलावों के अनुसार आवेदन के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं है। जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ को प्रमाणित करने के लिए अब 10वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट का होना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम फर्जी दस्तावेजों को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कृपया आवेदन से पहले अपने दस्तावेजों को अपडेट रखें। जेल से रिहाई के बाद बाहुबली अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में भव्य आयोजन हो रहा है। गांव में 10 बीघा क्षेत्र में विशाल दंगल अखाड़ा तैयार किया गया है, जिसमें ईरान और नेपाल समेत देश भर के दिग्गज पहलवान कुश्ती लड़ेंगे। इस आयोजन में भारी भीड़ जुटने की संभावना है। स्थानीय स्तर पर इसे अनंत सिंह के शक्ति प्रदर्शन और उनके समर्थकों द्वारा उनके स्वागत में किए गए एक बड़े आयोजन के रूप में देखा जा रहा है। अब एटीएम से नकद निकासी को लेकर बैंकिंग नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। एचडीएफसी सहित कई प्रमुख बैंकों ने अपनी मुफ्त मासिक सीमा समाप्त होने के बाद यूपीआई आधारित नकद निकासी पर शुल्क बढ़ा दिया है। अब आपको प्रत्येक अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए तक का शुल्क देना पड़ सकता है। अतः भविष्य में अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचने के लिए अपनी मुफ्त सीमा का ध्यान रखें और डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दें। 1 अप्रैल से ऑनलाइन पेमेंट के नियमों में कोई बड़ा सरकारी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षित ट्रांजैक्शन के लिए सतर्कता जरूरी है। किसी भी भुगतान से पहले यूपीआई पिन साझा न करें और अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। हमेशा भरोसेमंद ऐप का ही उपयोग करें। अगर कोई आपसे पेमेंट पाने के लिए पिन डालने को कहे तो सावधान हो जाएं। अपनी बैंकिंग जानकारी सुरक्षित रखें और केवल सत्यापित माध्यमों से ही लेन देन करें। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सभी 294 सीटों पर अकेले लड़ने का मुख्य उद्देश्य अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को दोबारा हासिल करना और पार्टी कैडर का मनोबल बढ़ाना है। गठबंधन न होने से विपक्षी मतों का बंटवारा होना तय है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस कदम से टीएमसी को सीधा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक और अन्य पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लग सकती है, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ बीजेपी को मिल सकता है। आयकर विभाग ने कर प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब फॉर्म 16 का नाम बदलकर फॉर्म 130 और फॉर्म 16A का नाम बदलकर फॉर्म 131 कर दिया गया है। यह बदलाव मुख्य रूप से डिजिटल एकीकरण और पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। करदाताओं को सलाह है कि वे अपने भविष्य के अनुपालन और रिटर्न फाइलिंग के लिए इन नए नामों और श्रेणियों को ध्यान में रखें, ताकि भविष्य में कोई तकनीकी परेशानी न हो। भारत में सोने के विशाल भंडार छिपे हैं, जो देश को गोल्ड पावर बना सकते हैं। प्रमुख खदानों और क्षेत्रों में कर्नाटक की हट्टी, सक्रिय और ऐतिहासिक कोलार के जीएफ मुख्य हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की रामगिरी और नई जोन्नागिरी खदान, झारखंड की कुंदर कौचा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, सोन पहाड़ी व हरदी और राजस्थान व बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी सोने की भारी संभावनाएं हैं। इन खदानों का सही दोहन भारत की आर्थिक शक्ति को नई ऊंचाई दे सकता है। रेलवे टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में हालिया बदलाव यात्रियों की जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। यदि हम यात्रा से ठीक पहले टिकट रद्द करते हैं तो कैंसिलेशन शुल्क में वृद्धि और रिफंड राशि में कटौती के कारण यात्रियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। यह बदलाव हमें यात्रा की योजना पहले से और अधिक सटीक बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वित्तीय नुकसान से बचने के लिए अब यात्रियों को चार्ट तैयार होने से पहले निर्णय लेना अनिवार्य होगा, ताकि वे अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा कटने से बचा सकें। रसोई गैस सिलेंडर तो मिल रहा है, लेकिन देरी की वजह से देश में काफी लोग परेशान हैं। एक सर्वे के मुताबिक देश के कई शहरों में गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिलने के कारण लोग ब्लैक मार्केट का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं, जिससे ब्लैक मार्केट में सिलेंडर की कीमत बढ़कर 4000 रुपए तक पहुंच गई है। रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत और देरी से आम लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। समय पर सप्लाई न मिलने के कारण कई शहरों में कालाबाजारी बढ़ गई है, जहां मजबूरन लोग सिलेंडर के लिए 4000 रुपए तक चुकाने को तैयार हैं। यह स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। सरकार को इस वितरण प्रणाली की खामियों को दूर कर तत्काल प्रभाव से आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि नागरिक कालाबाजारी से बच सकें। नई दिल्ली। अमेरिका ईरान में युद्ध के संकट के बीच रूस एक बार फिर सच्चा दोस्त बनकर सामने आया है। तेल गैस के बाद रूस अब भारत को भर भर कर कोयला दे रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट बाधित होने से तेल गैस की सप्लाई ठप पड़ चुकी है। ऐसे में भारत ने रूस ने अपना फ्यूल इंपोर्ट बढ़ा दिया है।
रूस ने भी दोस्ती निभाते हुए ब्लैक गोल्ड कहा जाने वाला कोयला भारत को तेजी से भेजना शुरू कर दिया है। एक घरेलू एलपीजी कनेक्शन पर एक निश्चित समय में सिलेंडरों की संख्या सीमित होती है। यदि घर में शादी या कोई बड़ा फंक्शन है और आपको अधिक सिलेंडर की आवश्यकता है, तो आप अपने नजदीकी एलपीजी वितरक डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें। आप उन्हें फंक्शन का प्रमाण या जानकारी देकर अतिरिक्त सिलेंडर की मांग कर सकते हैं। वे आपकी जरूरत के अनुसार विशेष अनुमति या कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने में सहायता कर सकते हैं, ताकि आपकी आवश्यकता पूरी हो सके। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी लड़ाई के बीच ब्रिटेन और फ्रांस पर भड़ास निकाली है। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर लिखा कि इसे अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। ट्रंप ने फ्रांस और यूके की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि इन देशों ने ईरान के खिलाफ अभियान में अमेरिका का साथ नहीं दिया। ऐसे में अब अमेरिका भी उनका साथ देने के लिए बाध्य नहीं होगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि फ्रांस ने सैन्य सामग्री से लदे अमेरिकी विमानों को इजराइल जाने के दौरान अपने क्षेत्र के ऊपर से उड़ने नहीं दिया। ईरान मामले में फ्रांस का रवैया बेहद असहयोग वाला रहा। उन्होंने लिखा कि अमेरिका इसे हमेशा याद रखेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में फास्टैग वार्षिक पास की दरों में संशोधन किया है। अब इस पास की कीमत 3,000 रुपए से बढ़कर 3,075 रुपए हो गई है। यह 75 रुपए की मामूली वृद्धि रखरखाव और बेहतर सड़क सुविधाओं के संकल्प को दर्शाती है। हालांकि यह कदम यात्रियों की जेब पर थोड़ा असर डालेगा, लेकिन इसका उद्देश्य टोल प्रक्रियाओं को अधिक सुगम और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है। डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक छोटा मगर आवश्यक बदलाव है। राजस्थान के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने मंगलवार को मुल्लनपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह PCA स्टेडियम में पंजाब किंग्स PBKS के खिलाफ गुजरात टाइटंस GT के मैच में डेब्यू किया। IPL 2026 की नीलामी में अशोक को GT ने 90 लाख रुपए में खरीदा था। 23 वर्षीय अशोक घरेलू क्रिकेट के उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने 2025 से 26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था और नीलामी में उनकी डिमांड काफी बढ़ गई थी। ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध का 1 महीना पूरा हो चुका है। बीते महीने जब ईरान पर हमला हुआ था, तब लगा नहीं था कि यह युद्ध इतना समय लेगा। युद्ध के लंबा खींच जाने के 2 कारण हैं। एक, यह अमेरिका ईरान का पहला युद्ध नहीं है। दोनों के बीच छोटे छोटे युद्ध होते रहे हैं। वर्ष 1953 से ही अमेरिका और ईरान के बीच तकरार चलती आ रही है। वर्ष 1953 में अमेरिका ने ईरान की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। फिर 1979 में खुमैनी ने ईरान की सत्ता संभाली और ईरान को इस्लामी राष्ट्र बनाया। खुमैनी के सत्ता संभालने के बाद अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला करने की कोशिश की थी, परंतु उनके सारे विमान रेगिस्तान में धराशायी हो गए थे। पश्चिम एशिया में जारी संकट के 32वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से प्रभावित देशों पर तंज कसा है। उन्होंने उन देशों का उपहास करते हुए कहा कि जिन्हें तेल की आवश्यकता है, वे या तो स्वयं साहस दिखाकर हॉर्मुज झलड़मरू मध्य को खुलवाने का प्रयास करें या फिर अमेरिका से तेल खरीदें। ट्रंप का यह बयान ईरान के साथ बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आ रही बाधाओं के बीच आया है। गोल्ड सिल्वर रेट्स 31 मार्च 2026। ईरान के साथ चल रही इजराइल और अमेरिका की जंग के बीच सोने चांदी में पिछले कुछ दिनों से लगातार उथल-पुथल जारी है। आज 31 मार्च 2026 को MCX पहले सेशन में बंद है, लेकिन शाम में यह खुलेगा और ट्रेडिंग होगी। सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सोमवार को घरेलू कमोडिटी मार्केट में सुबह के शुरुआती घंटों में सोना सस्ता हो गया था, जबकि शाम में दोनों कीमती धातुओं में तेजी देखने को मिली। घरेलू बाजार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX पर सोमवार को सोने का जून वायदा 0.15% गिरकर 1,47,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि चांदी का मई वायदा मामूली बढ़त के साथ 2,29,033 रुपए प्रति किलो पर बंद हुआ। देश के अलग अलग शहरों में सोने चांदी के भाव भारतीय सर्राफा बाजार में आज 31 मार्च को सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता और तेजी का मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। देश के प्रमुख महानगरों जैसे दिल्ली और जयपुर में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,48,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,36,060 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं मुंबई, पुणे, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में
24 कैरेट सोने की कीमत 1,48,270 रुपये और 22 कैरेट की 1,35,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने का भाव अन्य शहरों के मुकाबले थोड़ा अधिक 1,48,320 रुपये पर पहुंच गया है। चांदी की कीमतों की बात करें तो आज पूरे देश में इसके भाव में एकरूपता नजर आ रही है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और जयपुर समेत सभी प्रमुख शहरों में चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम के ऊंचे स्तर पर टिकी हुई है। निवेश के नजरिए से देखें तो सोने की कीमतों में मामूली अंतर शहरों के स्थानीय टैक्स और अन्य शुल्कों की वजह से है, लेकिन चांदी की स्थिर और रिकॉर्ड कीमत ने निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। शादी ब्याह के सीजन से पहले कीमती धातुओं के ये ऊंचे दाम बाजार में काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं।